तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत हेल्दी लोकतंत्र इन चुनावों में सामने आया है, उसका रिज़ल्ट जो मैंडेट आया है। और 272 का आंकड़ा ज़रूर वो छू नहीं पाए हैं, लेकिन एनडीए का गठबंधन के साथ मेरे ख्याल से जो नया मंत्रिमंडल बना है अब तक का सबसे सशक्त मंत्रिमंडल और अनुभवी मंत्रिमंडल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। जो खड़गड़े जी कह रहे गलती से बन गया एनडीए गठबंधन। खड़गड़े जी की तो अभी उनको क्या क्या खटकता है ये मैं नहीं जान सकती हूँ, क्योंकि अगर वो 240 के मैंडेट को बोलते हैं कि कम का आंकड़ा है और 99 को ज़्यादा का बोलते हैं कि हम जीत गए, तो मेरे ख्याल से 2014, 2019 और 2024 का कांग्रेस का अगर हम एक्यूमुलेट कर लें, ऐड ऑन कर लें, तो 195 के आसपास बैठता है। वो टोटल भी 200 से नीचे का है। पूरा गठबंधन ने पूरी जान झोंक दी, पूरा फेक मीडिया झोंक दिया, पीडीए को साधने का प्रयास किया, जातिवाद को साधने का प्रयास किया, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट हो गया। और उसके बावजूद भी अगर इतनी ताकत झोंकने के बाद, इतना फेक मीडिया चलाने के बाद, झूठे वादे करने के बाद, बॉन्ड 8500 रुपये के इन्होंने बांटे गए, इसको तो सेक्शन 123 के अंदर इनके मेरे हिसाब से तो इनके सारे सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू। वो तो जश्न मना रहे थे, इस्तीफा कैसे मांगेंगे मैम? हार के भी जश्न बना रहे थे, तो खड़गे साहब जरूर खटक गए हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि तीसरी बार लगातार कांग्रेस, जिसने 6 दशक तक इस देश में राज किया, अगर हैट्रिक लगाई है उन्हें हार की, और उसके बाद ही विश्लेषण ये हो रहा है कि हम जीत गए हैं, तो उनको थोड़ी अपनी बुद्धिमत्ता को, मुझे लगता है अमित शाह को हेडमास्टर बना के स्कूल में दोबारा जाके गणित की शिक्षा लेनी चाहिए। इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद देख रहे हैं यूपी जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ चुकी है और अभी भी इस पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति चल रही है। अभी अखिलेश यादव ने कहा है कि जब से यूपी में, अयोध्या में खास करके बीजेपी सरकार हारी है, तब से उनको नींद सी आ रही है। बेटा, अयोध्या नहीं हारी है, फैज़ाबाद हारे हैं। पहले तो ये नैरेटिव, ये नकली नैरेटिव, अयोध्या 5 विधानसभा की एक पार्लियामेंट्री सीट है जिसको फैज़ाबाद बोलते हैं। आज से पहले सब ये बोलते थे कि फैज़ाबाद हार गए, फैज़ाबाद जीत गए, लेकिन सिर्फ क्योंकि हिंदुओं को किस तरह से बांटो और अपना तुष्टीकरण करो, तो अयोध्या हार गए। अयोध्या आप जीते हैं, अयोध्या में बीजेपी जीती है, फैज़ाबाद हारी है। ओवरऑल जो 5 विधानसभा की एक लोकसभा सीट है फैज़ाबाद, आप वो हारे हो। अयोध्या तो आप तब भी जीते हो, और अयोध्या का तो मतलब ही जिसको युद्ध में कभी पराजित ना करा सके, अयोध्या तो जीती जताई है। पॉइंट नंबर 2, यूपी में हुआ क्या है कि सबसे बड़ा रीज़न है कि मायावती का जो वोट बैंक था वो पूरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। मायावती कहीं से चुनाव में सामने अपने एक कंपटीशन में नहीं आ पाई, और उसकी वजह से जो ट्रायंगुलर इलेक्शंस जो आगे होते थे उसका पूरा बाइपोलर हुआ है। दूसरा, जो नकली वादे किए गए हैं, 8500 रुपये हम देंगे, बॉन्ड बना के भेजे गए हैं, तो एक तरीके से वोटों को ख़रीदा गया है। तीसरा, पीडीए का करके कि ये एक झूठा वादा करना कि ओबीसी और अति पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म होने जा रहा है, इस तरीके का प्रचार करने के कारण कहीं ना कहीं देश की जनता मिसलीड हुई है, जिसकी वजह से वहाँ दी है। चौथा बड़ा कारण मैं ये समझती हूँ कि यूपी के अंदर जिन सांसदों को टिकट मिली भाजपा की तरफ से, वो उतने डिज़र्विंग नहीं थे, तो मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट्स नहीं उतारे गए हैं। पांचवा बड़ा कारण ये है कि पूरा का पूरा तारोमदार, यहाँ पे बीजेपी को विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि मोदी योगी नाम है, ब्रांड है, उनके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपने ब्रांड का बात किया, तो वहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर गलती से भी प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ती तो मोदी जी का पलड़ा इस बार साफ हो जाता। क्यों करी उन्होंने गलती? अब ट्रेन थी, पता था कब प्लेटफॉर्म से निकलेगी, चढ़ा देते प्रियंका गांधी जी को, तो उनको किसने रोका था? आज मतलब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग्गी खे, जब इतना भविष्य वक्ता आप हो कि आप कहते हो कि प्रियंका गांधी जीत जाती, तो जिताते ना अपनी बहना को, क्यों नहीं जिताए? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ा देते। दूसरी तरफ यही राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि मोदी जी 1 लाख बोल रहे, 1 लाख वोटों से। देखिए, बोलने को तो वो ये भी बोल रहे थे 1 महीने के पहले कि भैया आप देख लेना कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, सशक्त तरीके से प्रधानमंत्री बने। वो बोलते थे कि मंत्रिमंडल में इनको समझौता करना पड़ेगा, 2 पाई की सरकार है, सशक्त तरीके से वैसाखी वाली ही सरकार बुलाई जा रही है। देखिए, खुद जो यूपीए है, 3 बार से ज़्यादा गठबंधन की सरकार, इससे भी 40% कम आंकड़े में उन्होंने बनाई।
खुद अगर यूपी की बात करूं, मुलायम सिंह 3 बार रहे हैं, तीनों बार वो बहुमत नहीं हासिल कर पाए, तीनों बार गठबंधन की सरकार बनाई। 4 बार मायावती जी भी जीती हैं, सिर्फ एक बार के अलावा 3 बार वो भी गठबंधन के साथ बनी है। तो लोकतंत्र को इस तरीके से मैं कहती हूँ कि एक नफरत की और जलन की भावना से, एक तेजाबी मानसिकता से देखने का जो प्रयास विपक्ष करता है उसको सुधरना चाहिए। ये स्वच्छ लोकतंत्र की निशानी है, क्योंकि यही लोग तो चुनाव से पहले बोल रहे थे कि ईवीएम हैक हो रही है, इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठा रहे थे, संविधान पे उंगली उठा रहे थे। तो अब 99 पे भी इनकी बोलती बंद हो गई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज़्यादा खुश होने की जगह जनता ने उनके कंधों पे जिम्मेवारी दी है, उसका निर्वाह करें और प्रयास करें कि कांग्रेस का जो इतना डाउनफॉल रहा है उसके कारणों को जानते हुए इसी तरीके का झूठे प्रलोभन देकर या इस तरीके का झूठी जीत तो है ही नहीं, भैया विपक्ष में तो बैठे हैं, और उसके बाद भी किस तरीके से मुस्लिमों को इन्होंने तुष्टीकरण किया था। मैं तो कहती हूँ कि अगर बहुत मुस्लिमों से प्यार है तो राहुल गांधी जी कांग्रेस के पद से इस्तीफा देके एक मेरे मुस्लिम भाई या मुस्लिम बहन को कांग्रेस की भागदौड़ सौंप दें, या सपा के नेता मुस्लिम वोट बैंक को मुस्लिम एक उम्मीदवार आगे कर दें, कोई अपना मौलाना ले आए, कोई हाजी साहब ले आए, तो मैं मानूँ कि मुस्लिमों का भला करते हैं। मुस्लिमों ने हालांकि सारा जो पॉलिसीज़ के बेनिफिट्स है मुसलमान समाज ने उसको बराबर मात्रा में, चाहे हिंदू हो, बिना किसी जातिवाद के मिला है। फिर भी वोट बाद भी तब भी यही इसी मानसिकता का तो तुष्टीकरण वो आज तक करते आए हैं, जिन्होंने देश को विभाजन किया। आज 15 जून है, 15 जून को ही इन्होंने देश के विभाजन के ऊपर साइन किया था। तो इनको सोचने की आवश्यकता है कि जिन्होंने पहले दिन से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस है, विभाजन करो, शासन करो, इसी राजनीति के अंतर्गत आ रहे हैं और आज भी वे वही कर रहे हैं। तो ये देश की जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। और हिंदुओं को भी मैं बोलूँगी कि इस तरीके का नैरेटिव के आगे ना जाएं कि अयोध्या हार गया, फैज़ाबाद हारे हैं, अयोध्या जीते हैं, और एकता का परिचय दें और देश के विकास के साथ अपना योगदान करें। अगर आप विपक्ष में आए हैं तो विपक्ष की भूमिका को लोकतांत्रिक तरीके से, स्वच्छता के तरीके से आप निभाएं। मैम एक बात बताइए, अभी देखा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार तो अब भी है, क्योंकि उनको बहुमत नहीं मिली है, मतलब 272 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। तो क्या लगता है, जैसे पहले वो स्वतंत्र होकर के कोई भी फैसला ले लेते थे, कोई भी कानून पास कर देते थे, क्या अब भी वैसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, जब 2014 में भी बहुमत आई थी या 2019 में भी आई थी, उसके बाद भी मोदी सरकार एनडीए को, बाकी घटक दलों को साथ लेके ही चली है। कोई भी फैसला नहीं लिया है, उन्होंने सबके साथ विचार विमर्श करके संसद में बिल हमेशा डिस्कशन के साथ पारी होता है, जो एक लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल्स है उसके साथ फॉलो करके ही लिया, चाहे वुमेन रिजर्वेशन बिल हो या 370 धारा हटानी हो, सारे ही प्रॉपर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही लिए है और अब भी बहुत सशक्त तरीके से लेंगे। मैंने जैसे बोला कि इस बार का तो मंत्रिमंडल और ज़्यादा मजबूत है। एक तो अनुभवी है, 72 में से 61 सिर्फ भाजपा के मंत्री हैं और 11 एनडीए के हैं, और जो भी घटक दल हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू उनके आंध्र में सरकार बनी है या नीतीश बाबू हैं, कहीं से भी पूरा किसी भी चीज़ का कहीं कोई भी मतभेद नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस में, अब दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली में गठबंधन करे थे आपके साथ और एकदम से उनकी तरफ से, आपकी तरफ से बयान आ गया कि हम कांग्रेस के साथ विधानसभा नहीं लड़ेंगे, तो जो खटाखट है वो तो कांग्रेस और एनडीए के अलायंस के साथ है। अच्छा, हम देखा गया था जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो तुरंत मोदी सरकार की तरफ से हमें देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हमें देखने के लिए मिली थी, और अब जो अभी श्रद्धालुओं पे हमारे जो हमले हो रहे हैं, आतंकवादी हमले भी लगातार जो हो रहे हैं, क्या लगता है भाजपा इस बार क्या मतलब क्या कदम? देखिए, इसके लिए देश की जनता को विवेकशील होना पड़ेगा और बहुत बारीकी से उनको विश्लेषण करना पड़ेगा। जब तक यूपीए की सरकार थी, मैं और आप इस समय सीपी में खड़े हैं, यहाँ पे जगह जगह लिखा रहता था कि संदिग्ध वस्तु बम हो सकती है, अब हाथ ना लगाएं। यूपीए जब जब कमज़ोर, जब जब ताकतवर थी, पाकिस्तान यहाँ पे उग्रवाद को फैलाता रहा, चाहे नकली नोट के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ता रहा। उस समय अगर मुंबई का अटैक हुआ तब भी उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। वहीं पे जब भाजपा की सरकार आई, अगर पुलवामा का अटैक हो तो सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स हुई। अब कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान भारत में अनरेस्ट करने का प्रयास शुरू से करता आ रहा है। कोई नई बात तो है नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं बता रही हूँ कि खालिस्तानी मानसिकता क्या है, पाकिस्तानी मानसिकता क्या है, चाइना की मानसिकता क्या है। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने चाइना के साथ MOU साइन किया, चाइना को ज़मीन दी, पाकिस्तान को ज़मीन दी। आज अगर लाल चौक पे पाकिस्तान के झंडे की जगह तिरंगा लहरा रहा है तो ये 10 साल का शासनकाल की शक्ति और उसकी सफलता ही है। लेकिन अगर आज हल्का सा विपक्ष मजबूत हुआ है, और उसमें भी पर्टिकुलरली आई एम सेइंग पर्टिकुलरली कांग्रेस मजबूत हुई है, तो इस तरीके के हिंदू, ये सारे के सारे जो अटैक्स होते हैं, ये हिंदू जो यात्री हैं, श्रद्धालुओं की बसों के आगे क्यों बाइक वाले आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, गाड़ियाँ आ
जाती हैं और उन पे होता है, इन्हीं की गाड़ियाँ क्यों आगग्रसित हो जाती हैं। ये सारे के सारे हमारे चाहे आप इनके समय में रामनवमी के समय पत्थरबाजी होती थी, तो ये सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार भारत की सनातन संस्कृति और हिंदुओं को टारगेट करने का प्रयास पाकिस्तान खालिस्तानी मानसिकता और चाइना करके इस देश में अनरेस्ट करके उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। मोदी सरकार अभी और चुप्पी आज नहीं चाहती है। नहीं, चुप्पी नहीं चाहती है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये आप भी जानती हैं, ये मैं भी जानती हूँ। पूरा 140 करोड़ का इस देश का समाज जनतंत्र जानता है कि हाथ अगर उन्होंने, ये आज नया भारत है, पहली गोली चलाता नहीं और दूसरी के बाद गिनती करता नहीं है, तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं ये अनरेस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं जश्न मनाने में बिजी है मोदी जी। मोदी जी तो सबसे पहले आते ही वो तो 100 दिन का अपना रोड मैप के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे आते किसान विकास निधि का उन्होंने 90,000 करोड़ डाला, उसके बाद 3 करोड़ से ऊपर आवास योजना को आगे की और इटली में जाके G7 की सबमिट कर रहे हैं। मोदी जी तो अपने काम की तरफ हैं। राहुल गांधी हारने के बाद भी किस भ्रम में घूम रहे हैं, ये उनको सोचने की आवश्यकता है। जब भ्रम में घूम रहे हैं निश्चित रूप से 99 के अंक को आप बोल रहे हैं। अब 99, 52, 44 तीनों चुनावों का आप टोटल कर लो तो भी 200 नहीं बढ़ता। उसके बाद भी इस भ्रम में घूम रहे हैं। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी को थोड़ा जागने की आवश्यकता है और लोकतंत्र को समझने की आवश्यकता है। उनका अनुभव नहीं है शासन में, तो अनुभव को समझें और उसका थोड़ा संज्ञान लें कि राजनीति और नेता का क्या दायित्व है, एक सांसद का क्या दायित्व है, उसका दायित्व निर्वाह करें।